हाय फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं समास। समास में अव्यय भाव समास। हमने अब पिछले वीडियो में समास बताया। समास का अर्थ होता है दो पदों को मिलाकर किसी तीसरे पद की नई रचना, उसे हम समास कहते हैं। जब दो पदों को मिलाकर किसी एक नए पद की रचना करते हैं जिसका अर्थ सार्थक हो, उसे समास कहते हैं। और ये समास 6 प्रकार के होते हैं। आज हम लोग अव्यय भाव समास पढ़ रहे हैं। अव्यय भाव समास, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा: वे शब्द जिन पर लिंग वचनकर्ता के आधार पर कोई परिवर्तन न हो। के आधार पर कोई परिवर्तन, लिंग वचनकर्ता के आधार पर कोई परिवर्तन न हो। वे शब्द जिनका लिंग वचनकर्ता के आधार पर कोई परिवर्तन न हो, वे अव्यय भाव समास कहलाते हैं। कोई परिवर्तन ना हो, वे अव्यय भाव समास कहलाते हैं। वे अव्यय भाव समास कहलाते हैं। अव्यय का अर्थ होता है, व्यय का अर्थ होता है खर्च होना। व्यय का अर्थ क्या होता है? खर्च होना। अव्यय मतलब जो खर्च ना हो, जिस पर कोई परिवर्तन ना हो। अव्यय जो खर्च ना हो। व्यय का अर्थ क्या होता है? खर्च होना। अव्यय भाव, भाव का अर्थ होता है होना। इसका ऐसे पढ़ते अभाव। अभाव का अर्थ क्या होता है? अभाव का अर्थ होता है कमी, भाव का अर्थ होना। ऐसे शब्द जिन पर कोई कमी ना हो, लिंग वचनकर्ता के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो, वे शब्द अव्यय भाव समास कहलाते हैं। कैसे इसको समझते हैं? वे शब्द जिन पर लिंग वचनकर्ता के आधार पर कोई परिवर्तन ही ना हो। जैसे इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण यथाशक्ति। इसमें हमने बताया था अव्यय भाव जिसमें दो पद होते हैं। समास में क्या होता है? दो पद होते हैं, एक पहला पूर्व पद और उत्तर पद। जिसमें पूर्व पद प्रधान हो। इसमें जो यथाशक्ति है, ये शक्ति क्या है? शक्ति संज्ञा है। यथा और शक्ति मिलकर क्या बन रहा है? जो पूरा पद है वो अपरिवर्तित हो रहा है। संज्ञा को हम परिवर्तित कर सकते हैं ना, जैसे बालक, बालिका, शक्ति, शक्तियाँ, है ना। लेकिन ये यथा, इस पर कोई परिवर्तन नहीं। यथा, यथे, ऐसा तो नहीं होता है ना। और जिसके मिलने से पूरा पद अव्यय हो जाए, ऐसा समास। जैसे पूछते हैं कि अव्यय भाव समास क्या होता है, तो ऐसा समास जिसके मिलने, ऐसे दो पद जिसका पूर्व पद के मिलने से उत्तर पद भी अव्यय हो जाए और उससे बना समास, उसे हम अव्यय भाव समास कहते हैं। ये जैसे शक्ति संज्ञा है और यथा क्या है? यथा है विभक्ति। ऐसी विभक्ति जिसके मिलने से उत्तर पद, या संज्ञा हो या सर्वनाम, उत्तर पद भी अव्यय हो जाए, उसे हम अव्यय भाव समास कहते हैं। मतलब ऐसे दो पद जिनके मिलने से पहला पद तो अव्यय है ही, लेकिन उसके साथ मिलने से उत्तर पद भी अव्यय हो जाए। जैसे अब यथा क्या है? अव्यय। यथा क्या है? अव्यय। तो यथा के साथ जो शक्ति को मिलाया, यथाशक्ति, अब यथाशक्ति भी अव्यय हो गया। ये भी परिवर्तन नहीं होगा इसमें भी। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। तो अव्यय का अर्थ ऐसे ही समझते हैं हम लोग कि ऐसे शब्द
जिनका परिवर्तन ना हो, लिंग वचनकर्ता के आधार पर जिन पर कोई परिवर्तन ना हो, उन्हें हम अव्ययभाव समास कहते हैं। जिन पर लिंग वचनकर्ता के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो, कोई व्यय ना हो, उनमें कोई परिवर्तन ही ना हो, और वे जिनके साथ मिलकर दो पद होते हैं ना, पूर्व पद और उत्तर पद, जिसके साथ मिलकर उत्तर पद भी अव्यय हो जाए, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। तो ये उदाहरण देख लिए, यथाशक्ति, ऐसे ही कई उदाहरण होते हैं। हम लोग वीडियो बड़ा ना हो इसीलिए हम एक और समास समझाने की कोशिश करते हैं, उसका नाम है द्वंद्व समास। आइए उसको पढ़ते हैं। ये परिभाषा भी देख लीजिए और इसको समझ भी लीजिए। यानी वे शब्द, जैसे इसमें पूर्व पद क्या है, पूर्व पद है यथा, पूर्व पद यथा, और उत्तर पद शक्ति। ये पूर्व पद क्या है, यथा, और उत्तर पद शक्ति। यथाशक्ति, दोनों को मिलकर क्या बना, यथाशक्ति। ये शक्ति, यथा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पहले से अव्यय है, और शक्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। शक्तियाँ भी बोल सकते हैं इसको, शक्ति, शक्तियाँ, लेकिन इसको कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जब दोनों को हम लोगों ने मिला के समास बनाया, समास का अर्थ होता है दो पदों को मिलाकर किसी तीसरे पद की रचना। जब हमने दोनों को मिलाकर बनाया यथाशक्ति, अब इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए इसे अव्ययभाव समास कहते हैं। मतलब दो पदों के मिलने से किसी तीसरे पद की रचना, जिसमें पहले पद के मिलने के कारण उत्तर पद यानी पूर्व पद के मिलने का उत्तर पद भी अव्यय हो जाए, उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। तो अब देख लेते हैं। इसके बाद में द्वंद्व समास, वो भी पढ़ देते हैं। पढ़ने के साथ साथ समझते भी चलिए। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है दो, ऐसे इसकी परिभाषा सही लिखते हैं। परिभाषा, पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वे शब्द जिनमें दोनों पद या तो संज्ञा हो या सर्वनाम हो या विशेषण हो, या तो संज्ञा हो या विशेषण हो या सर्वनाम हो, ऐसे लिख सकते हैं ना। या तो संज्ञा हो या विशेषण हो, या सर्वनाम हो, और दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके पहले हमने अव्ययभाव पढ़ा, इसमें पूर्व पद प्रधान था। जिसमें अव्ययभाव में क्या होता है, पूर्व यानी पहला पद प्रधान होता है, और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ये लाइन पीछे वाले समास में जोड़ लीजिएगा कि अव्ययभाव समास में क्या होता है, पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है, और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में सर्वनाम हो, संज्ञा हो या विशेषण हो या सर्वनाम हो, और सर्वनाम होते हैं, और दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। यानी प्रधान का अर्थ मुख्य, वो गांव वाले प्रधान नहीं। प्रधान का अर्थ क्या है, प्रधान यानी मुख्य है। कुछ लोग गांव वाले भी समझ सकते हैं, इसीलिए बताया। प्रधान का अर्थ क्या है यहाँ पे, मुख्य, इंपॉर्टेंट यानी मेन। प्रधान का अर्थ क्या है, मेन, और दोनों पद प्रधान होते हैं। मुख्य ही लिख देते हैं, दोनों पद मुख्य होते हैं, दोनों पद मुख्य होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद मुख्य होते हैं। ठीक है।
द्वंद्व यानी बराबरी हो। द्वंद्व का द्वंद्व किस में होता है? जैसे गांव में दंगल होते हैं या टीवी पे, द्वंद्व किन में होता है? बराबर वालों में होता है ना द्वंद्व। जैसे गांव में कुश्तियाँ या दंगल लड़ते हैं लोग, तो जो उनमें कुश्तियाँ कराई जाती किस में कराई जाती हैं? बराबर वालों में ना। द्वंद्व का अर्थ क्या है? बराबर। इसीलिए इसको द्वंद्व समास कहते हैं, यानी दोनों पद इसमें जो हैं, दोनों पद प्रधान हैं, इसीलिए इसको द्वंद्व समास कहते हैं। ऐसे ही बोल सकते हैं वे शब्द, समास का अर्थ यानी दो पदों को मिलाकर किसी तीसरे पद की रचना, उसे समास कहते हैं जिसका अर्थ सार्थक हो। यहाँ पे क्या है? दोनों पद ऐसे पद हों जिनको दोनों पद प्रधान हो, यानी दोनों पद मुख्य हों, जिनके मिलने से किसी तीसरे पद की रचना हो, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। और इसमें इसके बीच में होते हैं, थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं, और इसकी परिभाषा, और इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। कौन सा चिन्ह? योजक। और इसमें योजक चिन्ह, ये वाला, और इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग अव्यय भाव में समास में होता है, जिससे उसमें धीरे धीरे, अव्यय भाव समास में क्या होता है? इसे धीरे धीरे, यानी एक ही बात को जब दो बार दोहराते हैं, एक ही वर्ड को, एक ही शब्द को जब दोबारा दोहराते हैं तो धीरे धीरे, वो अव्यय भाव होता है। वो कहीं कहीं आता है जैसे बार बार, उसमें अव्यय भाव समास में क्या होता है? एक ही वर्ड को दो बार दोहराते हैं, तो उसमें के बीच में योजक चिन्ह लगता है। लेकिन इसमें योजक चिन्ह लगता है, लेकिन दोनों वर्ड अलग अलग होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन। और इसमें अव्यय भाव में एक ही वर्ड होता है, जैसे धीरे धीरे, बार बार, ये अव्यय भाव समास में होते हैं, क्योंकि इनमें परिवर्तन नहीं, अव्यय हैं और इसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे माता पिता, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। उसका उदाहरण लिख लेते हैं। द्वंद्व का मतलब बराबरी। जैसे उदाहरण, माता पिता, माता पिता, भाई बहन, भाई बहन। ऐसे ही कई उदाहरण लिख सकते हैं, नदी नाले। और इसमें द्वंद्व समास में जब इसका विग्रह करते हैं, द्वंद्व समास में जब द्वंद्व समास का जब विग्रह करते हैं, समास के बाद समास विग्रह होता है ना, जब इसका विग्रह करते हैं तो उसमें और, या, एवं, इसमें इसका एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पर। इसका विग्रह करने पर, इसका विग्रह करने पर, इसका विग्रह करने पर, इसका विग्रह करने पर, और, या, एवं आदि शब्द आते हैं। या, और, एवं, यानी जब द्वंद्व समास का हम विग्रह करते हैं तो या, और, एवं इस तरह के शब्द आते हैं, जैसे माता और पिता। यहाँ पे इसका अगर विग्रह करें द्वंद्व समास में माता पिता का, तो क्या लिखेंगे? माता और पिता। तो इसमें और का लोप हो गया था ना। द्वंद्व समास में क्या था कि जब दो शब्दों को मिलाकर किसी तीसरे शब्द की रचना करते हैं और जो सहायक शब्द होते हैं उनका लोप हो जाता है, यानी वो खत्म हो जाते हैं, सहायक शब्द को खत्म कर देते हैं, और जो मुख्य पद होते हैं उसमें उन्हीं को मिला देते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन। इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा? भाई और बहन, भाई और बहन, भाई और बहन। तो ये द्वंद्व समास, द्वंद्व का अर्थ बराबर में होता है, यानी कि जिसमें दोनों पद मुख्य हो, जिसमें दोनों पद मुख्य हो यानी प्रधान हो, उसे द्वंद्व कहते हैं। और इसकी पहचान योजक चिन्ह से भी करते हैं। लेकिन ये भी याद रखना, योजक चिन्ह जैसे धीरे धीरे, एक ही वर्ड को अगर दो बार दोहराएं, बार बार, तो ये अव्यय भाव होता है। एक ही वर्ड को जब दो बार दोहराते हैं, ऐसे लिखते हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे,
तो धीरे धीरे लिखते तब भी योजक चिन्ह लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे एक ही वर्ड को 2 बार दोहराएगा। ये हो गया अव्यय भाव, अव्यय भाव। और यहाँ क्या है, माता पिता, दोनों वर्ड अलग अलग हैं। भाई बहन, दोनों वर्ड अलग अलग हैं। नदी नाले, ऐसे भी लिख सकते हैं, नदी नाले, वो भी नदी नाले अलग अलग। यहाँ पे क्या होगा, जैसे धीरे धीरे, अव्यय भाव में क्या होगा, धीरे धीरे, बार बार, एक ही वर्ड आ रहा है, बार बार, बार बार लिख रहे हैं फिर भी योजक चिन्ह लगेगा ना। ये होंगे अव्यय भाव, इस तरह के जो आएंगे। और जब माता पिता, भाई बहन, नदी नाले, गाय भैंस, इस तरह के शब्द आते हैं तो इनको द्वंद्व समास में आते हैं, यानी बराबर वाले होते हैं इससे, नदी नाले। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के समास अगले वाले पार्ट में बनाऊंगा ताकि वीडियो बड़ा ना हो। जो चीज़ें समझ में ना आए कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।